CDP क्लास फर्स्ट चिल्ड्रन डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसमें सामाजिकरण, लिंग, बाल केंद्रित शिक्षा का अध्ययन करेंगे, जो सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, रीट आदि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए। इसमें पहला प्रश्न है कि एक खेल प्रक्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं। पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही है कि विद्यालय सामाजिकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार सामाजिकरण का एक प्राथमिक कारक है। अर्थात विद्यालय कौन सा द्वितीय कारक रहेगा, परिवार है जो प्राथमिक कारक है। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? तो अध्यापक अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए यह महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण या अर्थपूर्ण है। अगला है, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती हो, तब बच्चों को सीखने में अधिक कठिनाई प्राप्त होती है। अगला है सातवां, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन, यहाँ ये अधिगम है, अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापक को अपने शिक्षण शास्त्र पर विचार करने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? तो इसका आंसर है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना। अलग अलग नहीं कर सकते आप लिंग के आधार पर। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता हो, वही बाल केंद्रित कक्षा है। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए डैश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के। तो इसमें आपके आंसर है सहयोगी और प्रतिस्पर्धी
प्रतिस्पर्धिक, इसको जमा कर देखते हैं। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण के। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय द्वितीय कारक है। विद्यालय क्या है? द्वितीय कारक है और परिवार प्राथमिक कारक है। ये प्रश्न अपने पहले भी आ चुका है ऊपर। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो यह है जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखिए, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। अगला प्रश्न देखिए, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसियां है। परिवार जो हमेशा किस में आएगा? प्राथमिक में आता है और विद्यालय द्वितीय कारक में आता है। अगला प्रश्न देखिए, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है? तो अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसियों का उदाहरण है? तो इसका आंसर है आपका विद्यालय एवं मीडिया। विद्यालय जहाँ है वह हमेशा द्वितीय कारक रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की आवश्यकताओं को क्या कहते हैं? तो जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो ये थे फर्स्ट क्लास। और अधिक हम नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच जाए।